नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडो पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन देखिए, ये तो सबके दिल के करीब है। इंडिया पाकिस्तान हर चीज़ से रिलेटेड हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही होती तो भी हम लोग मतलब कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं? बगल वाले पाकिस्तान से, जिसकी इकोनॉमी एकदम बुरी तरीके से है। अभी आप लोग को अगर मैं बता दूं, सात यस 5-6 दिन पहले की बात है, मुझे याद आ रहा है 7 जैन की न्यूज़पेपर में, द हिंदू में आया था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, हाँ 7 जैन, यस यस, इट वॉज सैटरडे। मुझे याद आ रहा है 7 जैन के ही न्यूज़पेपर में आया था कि अब इसके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 5.8 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब ये इतना घट चुका है। हमारा 600 बिलियन डॉलर के आसपास है और इसका 5.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है। मतलब इसकी कंगाली की हालत आप लोग समझ नहीं सकते कितनी ज़्यादा बुरी है। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर्स है वो भी अब नहीं मिल रहे हैं। एंड लोग जो एलपीजी होते थे, एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें से गैस निकाल के प्लास्टिक बलून्स के अंदर भर के उसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने देखा, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी, खैर उस सब में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है, इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को चाइना वाले में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे। जो प्रोज है वो तो सबको पता है, ठीक है। प्रोज वगैरह हर चीज़ में वही रहेगा, आपका हिस्टोरिकल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, आपका ट्रेड रिलेशन भी थोड़ा थोड़ा आप लोग कर सकते हैं। बाकी और क्या बोलते हैं, इससे इसके अलावा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं रहता जो कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रोज में लिखते हैं। मोस्टली आपको कंटेंशंस पॉइंट वगैरह लिखने होते हैं, और नेबरिंग कंट्रीज के आपके जितने भी डिस्प्यूट्स वाले एरिया होते हैं उनमें तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर हमारा कहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्प्यूट है, कहाँ नहीं है। ओके, तो वी विल टेक द डिस्प्यूट्स ओनली। यहाँ पे हम लोग जितने डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हिस्टोरिकल रिलेशन वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आप लोग को मैक्सिमम लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा। थोड़ा बहुत आप लोग को मतलब उल्टा सीधा व्हाट्सएप का ज्ञान अगर होगा तो बात अलग है, लेकिन बाकी सब लोग जानते होंगे कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। ठीक है, 14 अगस्त को उन्होंने अपनी आज़ादी मनाई और 15 अगस्त को हम लोग ने अपनी आज़ादी मनाई। ठीक है, उन लोग ने एक दिन पहले रख लिया कि हम लोग आगे निकल जाएंगे इंडिया से। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने सबसे पहला काम ये किया कि अनलाइक इंडिया, जैसा इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्टिसिपेशन कर लिया कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हो गए। हम लोग मतलब हम लोग ने ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बट पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने तुरंत गुट ले लिया, उसने यूएसए का गुट पकड़ लिया। उसने सोचा कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसए के साइड में रहेंगे। यूएसए के पास मनी है, रिसोर्सेस है, पैसा है, साथ ही साथ डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। हाँ, रशिया के उतना पावरफुल इक्विपमेंट्स वगैरह, या सोवियत यूनियन उस समय कह सकते हैं कि उतने पावरफुल नहीं थे, बट फिर भी इट टुक द साइड ऑफ यूएसए, क्योंकि उसको लगा कि हाँ भाई यूएसए के पास पैसा है जो कि हम लोग के लिए राइट नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने यूएसए की मदद मांगी, यूके की मदद मांगी। ठीक है, तो इट वॉज इनिशियली शुरू से ही लेके ये क्या बोलते हैं, यूएसए का हमेशा पिछला रहा। लेकिन यूएसए ने जो भी इसको पैसे दिए वो उसने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में खर्च किए, विच वॉज नॉट द पर्पज जिसके लिए दिया जा रहा था यूएसए का फंडिंग। यूएसए फंडिंग दे रहा था कि इस रीजन में, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, या फिर आप वेस्ट एशिया का जो रीजन है, उस रीजन में जो इसराइल काम कर रहा था यूएसए के लिए, इसराइल जो काम कर रहा था वो वैसा ही कुछ चाह रहा था कि यूएसए ऐसा ही चाह रहा था कि पाकिस्तान इस साउथ एशिया के अंदर ये पाकिस्तान जो है वो एक इसराइल बन जाए इस रीजन के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, वो अपने सोच से कहीं बाहर आ ही नहीं सकता, बड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। इसकी मतलब वो क्या कह सकते हैं कि मानसिकता ही वो बुरी है। तो उसने सारा का सारा जो भी इसको फंडिंग आती थी, वो मैक्सिमम फंडिंग वगैरह टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, एनएसएस इनको कहा जाता है शॉर्ट में, ये भी याद रखेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करने के लिए हमारे मतलब इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर जितनी भी फंडिंग हो सके वो, या इंडिया के अंदर कुछ भी इंसर्जेंसी एंड अदर मिलिटेंट जो मूवमेंट्स हैं उनको मतलब जन्म देने के लिए, उनको आगे सोर्सफुल करने के लिए, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए सारा का सारा पैसा उसने गवा दिया। ठीक है, दैट इज़ वाई उसने अपनी इकोनॉमी को, जो कि एक्चुअली में यूएसए का मोटिव ये था कि अपनी इकोनॉमी वगैरह को सपोर्ट करेगा, अपने रिसर्च वगैरह को सपोर्ट करेगा, तो एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा यूएसए के लिए इस रीजन में अपना एक परमानेंट बेस बनाना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भाई मानसिकता तो मानसिकता कभी चेंज ही नहीं हो सकती ना।
तो इसने सारे के सारे पैसे इसी तरीके से गवा दिए, विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोग इसका स्टैटिस्टिक्स वगैरह इंटरनेट पर से निकाल के देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए ने दिया है पाकिस्तान को। इसका मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल इंडिया को दिया गया है, बट पाकिस्तान ने उस सारा का सारा पैसा अपने मतलब वही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह को बढ़ाने के लिए किया। ओके, तो इंडिया, अगर आप लोगों को बता, आफ्टर द इंडिपेंडेंस से ही हमारे बीच में कुछ खास तो रिलेशनशिप थी नहीं, ठीक है। वी वेर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, विच वॉज नॉट द पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग को डिवीजन कर देना चाहिए, ठीक है। रिलीजन के पॉइंट के ऊपर या कास्ट के पॉइंट के ऊपर या किसी मतलब छोटे क्रीड वगैरह रेस के वगैरह के ऊपर आप डिवीजन करते हो तो दिस इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। दिस विल ऑलवेज बी टेकन एज अ क्या बोल सकते हैं, एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा बना रहेगा। ऑल्सो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था इनका यूके का, उसने इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम किया। अब आप लोग को अगर एग्जांपल बताओ तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया यूके ने, बट वी बोथ हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूके। हम दोनों का रिलेशनशिप यूके के साथ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर भी फिलहाल इंडियन ही है। तो इस तरीके से मतलब इंडियन ओरिजिन क्या है, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेकिन हम लोग का आपस में नहीं बनता, ठीक है। हम लोग को डिवाइड करने वाले के साथ हम लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन हमारा आपस में नहीं बनता। एक ऐसे एग्जांपल से अगर आप लोग को बता दूं कि भाई और भाई के अंदर एक कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है और वो क्या बोलते हैं दोनों के बीच में डिवीजन करा देता है। ये दोनों जन उसके दोस्त है, लेकिन आपस में भाई का भाईचारा सब पूरी तरीके से मिट चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो भाई इसी तरीके का कुछ किया गया और राइट नाउ हमारे साथ यही है कि भाई कितना भी हम लोग कर ले, लेकिन अभी बाहर तो निकल नहीं सकता, अब अचानक से निकलने वाला नहीं। एंड सिंस इट वाज मेड अपॉन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट हैज मेड द फर्दर कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब दोनों भी जगह पे अगर ऑपोजिट रिलीजन के मतलब कुछ भी हरकतें होती हैं तो वो हमेशा मतलब एक नेगेटिव लाइमलाइट में चला आता है, ठीक है। एंड वही है कि दोनों जगह पे माइनॉरिटीज जैसे भी है उन लोग को उनके राइट्स वगैरह मिल जाए। और क्या बोलते हैं जो जिस तरीके से मतलब इंडिया ने तो भी बहुत अच्छे झंडे गाड़ दिए हैं। इंडिया ने ऐसे ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं इस केस में कि क्या बोलते हैं माइनॉरिटीज़ की रक्षा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना घटिया है। मैं आप लोगों को अगर आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो लगभग लगभग 20% ऑफ द आबादी थी आपके माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन अब वो लेस देन 2% बच गया है, ठीक है। 2% भी मैं तो ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, तो लेस देन 2% बच के रह गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके, खैर कमिंग टू द पॉइंट, तो प्रोज वगैरह में हमारा बस वही है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है, पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। और क्या बोलते हैं, इट वाज ऑल 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 इंडिया, इट वाज हमेशा से भारत, हमेशा से भारत। एंड लेकिन फिर डिवीजन करने की वजह से एक नया कंट्री बन गया बेस्ड अपॉन द रिलीजन, जिसकी वजह से ये आज मतलब अपने आप को एक नया सेकुलर सेकुलर तो नहीं, एक कम्प्लीटली एंटी इंडिया कंट्री मानता है और डिफरेंट फोरम्स पे एंटी इंडिया स्टांस वगैरह भी लेता रहता है। खैर, तो प्रो हमारे लिए कुछ है नहीं, कल्चरल टाइज है हमारे पास अभी भी, हमारे पीपल टू पीपल टाइज वगैरह है। म्यूज़िक और स्पोर्ट्स वगैरह में हम लोग अक्सर कंपटीशन वगैरह करते हुए दिखे जाते हैं। खैर आपका जो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स का फील्ड है उसमें भी आप लोग जानते हैं क्रिकेट वगैरह तो फिलहाल बंद ही पड़ा है इनके साथ। खैर जो भी है जैसा भी है, बस प्रॉब्लम यही है कि भाई ये ऐसे क्या बोलते हैं हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है कि वो इंडिया का अल्टरनेटिव बन जाए या वर्ल्ड ऑर्डर में ये दिखा सके कि इंडिया के साथ मैं भी आज़ाद हुआ था, आई एम क्लोज टू इंडिया, बट इट इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू इंडिया। कहीं पे भी ये इंडिया की जगह पे नहीं स्टैंड करता है। एंड बस यही प्रोज का जो पॉइंट्स था वो ये हो गया। अब आते हैं बोन ऑफ कंटेंशन या फिर डिस्प्यूट से जो आपके नेगेटिव्स हैं उनके ऊपर, कॉन्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव्स हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टार्टिंग विद द कश्मीर डिस्प्यूट, द मोस्ट फेमस डिस्प्यूट जो कि अभी तक लिंगरिंग है। इसको यूएन चाहता तो कभी का इसको ठीक करा सकता था। इट वाज ऑल
ऑल, वो कहते हैं ना कि यूएसए की इतनी ज़्यादा दबदबा है जिसकी वजह से उसने आज तक इस डिस्प्यूट को कभी भी हल होने नहीं दिया। जब यूएन इसको सीरियसली मतलब टैकल करना चाहता था और इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी इसके ऊपर रेडी थे कि हाँ चलो जो होना है वो हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये डिस्प्यूट ख़त्म हो, हमारे बीच का प्रॉब्लम ख़त्म हो। और यूएन वॉज इन द फेवर ऑफ कि इंडिया क्या बोलते हैं इस रीजन को पूरी तरीके से ओवरटेक करके एक रेफरेंडम करा दे और पाकिस्तान की जो सेना है वो बाहर निकल जाए। और रेफरेंडम के बाद अगर वो रिजल्ट आता है पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तो पाकिस्तान के साथ पूरी की पूरी टेरिटरी चली जाएगी, और अगर नहीं आता है तो फिर वो पूरा का पूरा इंडिया के साथ हो जाएगा, विच वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बाय द इंडियन साइड। इंडियन साइड ने बोला यस वी आर एक्सेप्टेबल, वी आर एग्री विद दिस। बट प्रॉब्लम यही थी कि भाई उस समय पाकिस्तान को यूएसए ने प्रोवोक किया कि ना तुम पीछे मत हटना, नहीं तो कभी भी आपको इसका हक मिलने वाला नहीं है। एंड सिंस देन आज तक वो ऐसा का वैसा ही है। यूएसए ने उस समय जो गड़बड़ी की उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं और ये अभी भी डिस्प्यूट लिंगरिंग कर रहा है और बेवजह का इसको डिस्प्यूट पाल के रखे हैं। और मतलब आप आज तो स्थिति ये है पाकिस्तान के अंदर कि डिस्प्यूट की वजह से उनका मतलब उनके यहाँ पे नेता बदल जाता है, उनके यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस डिस्प्यूट की वजह से बदल जाता है। अगर किसी ने इस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई बातें कर दी तो वहाँ के लोग इतने भोले हैं, इतने अभी मतलब इमेच्योर है, पॉलिटिकली अनएक्टिवेटेड है कि उन लोग उस हाँ हाँ ये डिस्प्यूट को जिंदा रखने वाला व्यक्ति है, इसको हम लोग वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना रहता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो कश्मीर डिस्प्यूट का हिस्ट्री तो आप लोग जानते होंगे कि भाई आफ्टर द इंडिपेंडेंस एवरी प्रिंसेस स्टेट्स वर आस्क्ड टू आइदर secede टू कश्मीर, आइदर secede टू पाकिस्तान, आइदर टू क्या बोलते हैं इंडिया। बट उस समय जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जो क्या बोलता है कश्मीर है, इसने बोला कि वी नीड सम टाइम। तो हम लोग आते हैं कश्मीर के ऊपर, बाकी दोनों का नहीं बात करेंगे। कश्मीर के ऊपर तो कश्मीर सेड कि आई नीड सम मोर टाइम। वहाँ पे राजा हरी सिंह थे जिनका राज था। ठीक है, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, बट देयर वाज ए मतलब जो कश्मीर का एक्चुअल वैली वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित वगैरह रहते थे, हिंदू मेजोरिटी। सो इट वॉज ऑल कि क्या बोलते हैं इट वॉज नेवर एनी रिलीजियस प्रोपोगंडा, ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम यही थी कि इनफैक्ट ही वॉज लव्ड वेरी, मतलब जो हरी सिंह थे उनको वहाँ की जनता बहुत प्यार करती थी, वो बहुत ही मतलब सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे, और मतलब किसी के भी धर्म के व्यक्ति हो उनको वो पूरी तरीके से संरक्षण देते थे। इट वाज मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट टूरिज्म एंड कल्चरल हब जैसा कुछ इवॉल्व हो रहा था। बट फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम लोग इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पे कश्मीर के अंदर इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, सो इट शुड बिलोंग टू पाकिस्तान। ठीक है, इसने ये कह दिया कि भाई रिलीजन के बेसिस पे सिंस डिवीजन हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो मुस्लिम पॉपुलेशन शुड गो टू द मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री एंड हिंदू पॉपुलेशन गो टू द हिंदू रीजन। ठीक है, दैट इज़ वाई कश्मीर के उस ऊपर इसने अपना दावा ठोक दिया कि भाई कश्मीर जो है वो हमारा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसने इस तरीके के हथकंडे अपनाए और फिर इसने धीरे धीरे इस रीजन में इंसर्जेंसी के काम स्टार्ट कर दिए। और इंसर्जेंसी के लिए इसने क्या किया कि उस समय आप लोग समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा कश्मीर है। ठीक है, अभी तो ये एलओसी खिंच गया है लेकिन आप लोग पूरा का पूरा कश्मीर आप ऐसे देख सकते हैं। तो उसने क्या किया धीरे धीरे इस रीजन से, ये मुजफ्फराबाद का जो रीजन है यहाँ से अपने क्या बोलते हैं सोल्जर्स एज वेल एज जो इस रीजन के अंदर उसके जो क्या कहते हैं उग्रवादी लोग या फिर एनएसए नॉन स्टेट एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, वो सारे के सारे को यहाँ पे भेजना स्टार्ट किए सो दैट उन लोग यहाँ पे आके श्रीनगर में आके क्या बोलते हैं जो महाराजा हरी सिंह है उनके खिलाफ रिवॉल्ट करना स्टार्ट करें, यहाँ पे लोगों को भड़काना स्टार्ट करें कि यू आर इस्लामिक, यू आर मुस्लिम्स एंड राजा हरी सिंह जो है वो हिंदू है, कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, ऐसे वैसे ये सब चीज़ें आप लोग देख ही रहे हो। पाकिस्तान बना दिया गया है रिलीजन के बेसिस पे, जो भी चीज़ें थी इस सब की वजह से प्रॉब्लम यही हो गई कि भाई इसको हरी सिंह ने नकारात्मक मतलब इसको एक तरीके से इग्नोर किया, इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि यहाँ पे रिवॉल्ट वगैरह ये सब होना स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान ने ये कह दिया कि भाई यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सो वी एज ए इस्लामिक कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनको बचाने की कोशिश करूँ। देखिए किसी और का पजामा फटा है और किसी
किसी और के पैर डालने की नौबत आ रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है, और राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंडिया के पास नेचुरली मदद मांगी कि बताओ भाई, आप हम लोग को बचाओ बचाओ, किसी तरीके से बचाओ। इंडिया सेड कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन की ऊपर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर आपने अपनी सिग्नेचर नहीं किया, तो हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ, हम लोग उस समय बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते थे, भले दुनिया फॉलो करे या ना करे, लेकिन हम लोग फॉलो करते थे। तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि भाई, या यूएन का चार्टर ये कहता है कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर अपनी सेना नहीं भेजेगा, ठीक है। तो हम लोग आपके यहाँ पे अपनी सेना नहीं भेज सकते, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अभी तक साइन नहीं किया, ठीक है। तो हार्ड आनंद फानन में उन्होंने साइन कर दिया, और हम लोग ने उस समय इनको एक एश्योरेंस दिया कि कश्मीर को हम लोग एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, रादर दैन बीइंग अ स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया तो होगा, लेकिन वो प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह काम करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेशनल रिलेशन, प्रोटेक्शन एंड क्या बोलते हैं, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन जो होगा वो हम लोग अपने यहाँ पे देखेंगे, बाकी सारा का सारा इनको आज़ादी मिली जाएगी। तो आर्टिकल 370 यहीं से जन्म लेता है, विच वॉज अबॉलिश्ड इन 2019, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। बट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पे साइन किया गया, उसके बाद भारतीय सेना यहाँ पे घुसती है, और फिर पाकिस्तान को मारना शुरू कर दिए, पाकिस्तानी सेना को हटाता शुरू कर दिए, जो कि वो कश्मीर के आसपास आ चुके थे, मतलब श्रीनगर के आसपास आ चुके थे, उनको ढकेल ढकेल के किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचती है, काफ़ी दूर तक उनको लेके पहुँचती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया कि भाई इंटरनेशनल कानून हम लोग कुछ ज़्यादा ही मानते थे और जानते थे, तो हम लोग ने इसको, इस प्रॉब्लम को जिसके ऊपर काफ़ी फुर्र हो रही थी, उसको आपस में सुलझाने के बजाय, या पाकिस्तान को सीधा हरा के इसका एरिया कब्जा कर लेना, क्योंकि वी हैड द पावर, वी हैड द रिसोर्सेस एंड मनी वगैरह सब कुछ हमारे पास था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि भाई उस समय हमारी जो लीडरशिप थी, मैं किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकता, हो सकता है उस समय की सिचुएशन की वो मांग रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा ये था कि इंडिया इतना बुरी तरीके से लाचार हो। इंडिया कभी भी लाचार नहीं था, तभी भी वो पाकिस्तान को हराने की ताकत रखता था, आज भी ताकत रखता है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से सेना जाके श्रीनगर को पूरी तरीके से बचा लेती, जबकि वहीं पे खड़ी हुई पाकिस्तान की सेना श्रीनगर को एक्सेस नहीं कर पाती, तो किसी तरीके से आपको ये नहीं लगता कि इंडियन सेना कितनी पावरफुल रही होगी। खैर, जो भी था, इंडियन सेना ने इनको धकेलना शुरू किया, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जाके यूएन में इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, ठीक है। यूएन में इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, तो यूएन ने तो यूएन ने तुरंत कह दिया सीज फायर, ठीक है। सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया, तो इंडिया ने तुरंत सीज फायर कर दिया, ठीक है। पाकिस्तानी सेना अभी भी इंक्लूड कर रही थी, लेकिन इंडियन सेना को बोल दिया गया सीज फायर करो, ठीक है। फिर अल्टीमेटली पाकिस्तानी सेना ने भी सीज फायर कर दिया, और फिर दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि तब से लेके आज तक बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द रीजन जो आज तक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि इट कुड हैव बिन द कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उस समय का पूरा कश्मीर हमारे पास हो सकता था, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे, खैर छोड़िए, जो भी था, जो बीत गया उसके ऊपर सोच नहीं सकते, अब सिर्फ उसके ऊपर अफसोस कर सकते हैं। तो जो भी हुआ, अब उसके बाद से ये एलओसी बन के बैठा हुआ है, ठीक है, ये एलओसी है। This is the border dispute. This is the most foremost border dispute between India and Pakistan. The Kashmir issue, the famous Kashmir issue, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग 3 वॉर्स लड़े, ठीक है। फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर, जो आपका 19 क्या बोलते हैं 47 में ही हो गया था, जो मैंने आपको जस्ट अभी स्टोरी बता दी। फिर उसके बाद हम लोग 65 में वॉर लड़ा, एक्चुअली 62 में, 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और सेम ऐसा ही केस हुआ कि दो वी हैड द पावर, वी हैड द कैपेसिटी टू थ्रस्ट द लैंड इनसाइड द चाइनीज टेरिटरी, बट हम लोग ने फिर वही इंटरनेशनल कानून को माना, दूसरे देश के अंदर हम लोग अपनी सेना नहीं भेजेंगे, एंड जो भी चीज़ें थी, मतलब उस समय का चाइना का मैं आप लोगों को स्थिति बताऊं कि उस समय जो आपके जो इन लाई थे, वो भारत जब आना चाहते थे, मतलब भारत आने का उनको निमंत्रण दिया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जू एन ने कहा कि मेरे पास कोई एरोप्लेन नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं है जो कि आप मुझे यहाँ से आपके देश में, मतलब ये इंडिया लेके आ सके, ठीक है। सोचिए कितनी भिखारी देश था, क्या बोलते हैं, चाइना।
एंड इंडिया इंडिया ने फिर अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी थी, और वहाँ से जो लाई उसमें बैठ के यहाँ पे आए, और फिर वापस से यही एयर इंडिया की फ्लाइट उनको वापस से बीजिंग में छोड़ के आई थी। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ चाइना, जो इतना घटिया कंडीशन थी। उसने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको बुरी तरीके से रौंद के वापस से चला गया। हमारे लाखों सैनिकों की जानें गंवाई हम लोग ने, लेकिन क्या बोलते हैं, वापस से वो चला भी गया। एंड वी डिडेंट क्रॉस द बॉर्डर जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू इंट्रूड इन समवन एल्स बॉर्डर, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल कानून कुछ ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो इस ऐसा देख के पाकिस्तान के भी हेकड़ी बढ़ गई कि भाई 62 में इसको मतलब इंडिया को रौंद के चला गया चाइना, तो हम लोग भी इसको रौंद के चले जाएंगे, हम लोग भी इसको बुरी तरीके से रौंद देंगे। और इसने 65 में अचानक से अटैक कर दिया। और उस समय आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज वेरी वेरी केपेबल, हाइट में बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनका कद उनकी हाइट से लाख गुना बड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने एक तरफ फूड प्रोडक्शन को अपलिफ्टमेंट दिया, और साथ ही साथ उन्होंने जवानों को भी बूस्ट किया कि भाई चाहे जो हो जाए, क्रॉस द लाइन, क्रॉस द लाइन, और बुरी तरीके से इनको पीटो, ठीक है। एंड वी हम लोग ने एक्चुअली में बॉर्डर क्रॉस किया, एंड वी वेर इन द साइट ऑफ लाहौर। हम लोग ने लाहौर के आसपास के रीजन को पूरा कब्जा कर लिया था। एंड फिर बाद में सीज फायर एग्रीमेंट वगैरह हुआ, एंड वी वेर बैक टू द अपने अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस से चले आए, जबकि हम लोग चाहते तो लाहौर को दे के। एंड वो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का अगले दिन डेथ हो गया। अगले दिन इन्हें 6-7 घंटे के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, ड्यू टू हार्ट अटैक, या जो भी उसका रीज़न रहा हो। इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री जो भी है। खैर, तो वो तब से लेके आज तक इसी तरीके से चला आ रहा है। एंड 65 का ये वॉर हम लोग ने, उसके बाद भी हम लोग ने मतलब एलओसी को वापस ठीक करने की कोशिश नहीं की। टास्कंड एग्रीमेंट में जो हमारा मेन एग्रीमेंट था कि हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, बट वो उस समय भी नहीं हो पाया। फिर 99 के अंदर आपका फिर एक वॉर होता है आपका। इससे पहले एक 71 का वॉर होता है, 1971 का वॉर होता है, बांग्लादेश वॉर। तो उसमें हम लोग बुरी तरीके से हराया था। उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मैं बता देता हूँ। उसमें हम लोग ने 92,000 93,000 के आसपास उनके पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पे कैद करके रख लेता, प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने इनको ट्रीटमेंट दिया, खाना पीना, रहना धोना, नहाना, खाना पाना, सब कुछ इनको दिया। न्यूज़पेपर वगैरह जो कि इन्होंने अपने यहाँ पे कभी बैरक्स में पढ़े नहीं थे, वो सब भी हम लोग ने यहाँ पे दिया। तो खैर कोई बात नहीं। प्रॉब्लम यही है कि उसके बाद से फिर भी इन लोग सुधरे नहीं, आज तक वही है। फिर 1999 के अंदर कारगिल का वॉर हुआ, जिसमें इन्होंने आपके जो एनएसएस हैं, आपके जो मैं बता रहा हूँ नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका भरपूर यूज़ किया। क्योंकि पाकिस्तान इस समय तक समझ गया था, आफ्टर द 71 के वॉर के बाद से वो समझ चुका था कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटिंग में, डायरेक्ट फाइट में कभी भी इंडिया से आज जीत नहीं सकता। बट इसीलिए उसने क्या किया, 99 के अंदर आपके सैनिकों के साथ, मतलब पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को बहुत बड़ी तादाद में उसने छोड़ा कि भाई जितने भी टेररिस्ट लोग हो सब लोग जाओ। और इस रीजन में बहुत भयंकर बुरी तरीके से मार काट ये सब वैसा फैला, बहुत सारे बॉम्बिंग्स वगैरह इस समय बहुत सारी हुई थी। ओके, तो दिस आर ऑल द प्रॉब्लम जो कि आपका उस समय हुआ था। ओके, नेक्स्ट इसी में आपको चलिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बाकी ये मैंने आपको जो आपको चाइनीज़ जो कल वाला बताया था, मतलब कल का जो आप लोग वीडियो देखा इंडिया चाइना वाला, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा अक्साई चीन वाला रीजन, और ये वाला छोटा सा रीजन है जो पैंगसो सोंगरारी वाला रीजन है, जिसको चाइना बोलता है कि वो उसका रीजन है। उस खैर कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा तो उसको डांट मत दूंगा। खैर, इसमें ये भी एक चीज़ बताता हूँ, ये सक्सकम वैली है, जिसको 1963, हाँ 1963 में, आफ्टर चाइना ने जब 1962 में जब इंडिया को बुरी तरीके से रौंद दिया, तो इंडियन आर्मी को बुरी तरीके से शिकस्त दी, रौंद दिया, ऐसे शब्द वगैरह सब गलत है। आई एम रियली रियली सॉरी, ऐसा कभी शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए। इंडियन आर्मी को बुरी तरीके से इन्होंने परास्त कर दिया था, काफ़ी जान माल की हानि की थी, काफ़ी शहादत हुई थी हमारे यहाँ पे। उन सब को उन उसके बाद पाकिस्तान को ये लगा कि भाई चाइना को अपने फेवर में करना चाहिए, बिकॉज दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो उसने अपने फेवर में लेने के लिए ये सक्सकम वैली पूरा का पूरा जो था वो चाइना को दे दिया कि चाइना लो, ये आप ले लो और ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चाह रहा था कि चाइना अब इसके फेवर में आ जाए थोड़ा सा, और एंटी इंडिया का जो इसका प्रोपोगेंडा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि ये रीजन जो पीओके जिसको कहा था, ये रीजन ऑलरेडी क्या बोलता है ऐसा हो चुका था कि कभी भी अगर अच्छी खासी फाइट हो गई तो इंडिया पीट पीट के मार मार के पाकिस्तान को ये एरिया तो खींच ही लेगा, ठीक है, अपने अंदर ले ही लेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, सक्सकम वैली चाइना को दे दिया।
एज ए गिफ्ट ऑफ टोकन, फ्रेंडशिप का टोकन देके इनको दे दिया, सो दैट कल को अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है तो सक्सगम वैली के लिए लड़ाई जब होगी तो चाइना ऑटोमेटिकली इसके अंदर लड़ाई में जुड़ जाएगा, मतलब पाकिस्तान के तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये जो पीओके का एक पार्ट है सक्सगम वैली, ठीक है। तो अगर पीओके को लेने के लिए अगर इंडिया आएगा तो सक्सगम वैली को भी लेने के लिए इंडिया आएगा, और इस वजह से ये ट्राइलेटरल लड़ाई हो जाएगी जिसमें दो कंट्रीज एक साइड होंगी और सिर्फ एक कंट्री एक साइड होगा, दैट इज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिस्प्यूट है जिसको बहुत ही माइनर मतलब कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से वो छुप जाता है और हम लोग उसको नहीं क्या बोलते हैं याद रख पाते हैं। खैर इसी समय पे आप लोग से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ऐसे कोई शब्द वगैरह अगर मैंने इस वीडियोस में या किसी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऐसे वीडियोस वगैरह में कोई ऐसे शब्द वगैरह का उपयोग कर लूँ जो कि कॉमन पार्लेंस में सही नहीं है, जो कि मतलब हमारे लिए हमको हर्ट करते हैं, हमारी भावनाओं को हर्ट करते हैं या किसी की भी भावनाओं को हर्ट करते हैं, तो आई एम रियली 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 सॉरी। ऐसा कभी भी मेरे मन की इच्छा नहीं है। जैसे मैंने अभी वो क्या बोलते हैं हमको रॉन्ग दिया, ऐसे शब्द वगैरह का उपयोग किया, दिस इज एक्चुअली नॉट एट ऑल, ये मुझे खुद को गिल्टी फील हो रही है कि ये मैंने शब्द ऐसा यूज़ किया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा शब्दों का कभी उपयोग ना किया जाना चाहिए, एंड मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए कंडेम करता हूँ। आई कंडेम दिस वर्ड्स वेरी वेरी स्ट्रांगेस्टली, ओके। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ी दीजिएगा। खैर ये आपका सर क्रिक का एक इशू है जो कि कश्मीर के इशू के वजह से हमेशा पीछे चला जाता है। कश्मीर का जो इशू है वो इसको हमेशा क्या कहते हैं साइडलाइन कर देता है। ये आपका गुजरात का कोने का एकदम रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सर क्रिक है, ठीक है, दिस इज द गुजरात का रीजन, यहाँ पे सर क्रिक है। ये क्रिक है, क्रिक तो मैंने आप लोगों को बताया क्रिक कुछ ऐसा इंट्रूजन होता है जिसके अंदर पानी इंट्रूड करता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान का सिंध रीजन है और इस तरफ हमारा गुजरात का है, ठीक है। तो पाकिस्तान बोलता है कि ये जो आपका इस तरफ का साइड का है वो वहां तक, मतलब ये पूरा का पूरा सर क्रिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। ये जो सर क्रिक ये जो क्रिक है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर आता है। बट इंडिया सेज कि नहीं, ये जो बीच का जो थालवेग वाला लाइन है वो हमारा बीच का बाउंड्री है, क्योंकि यूएन क्लॉज का जो मैंने आप लोगों को बताया यूएन क्लॉज, वैसे मेन समय पे जब ये बन रहा था यूएन क्लॉज का जो नियम है उसके हिसाब से हम लोग थालवेग को अपना कभी भी बॉर्डर लाइन मानते हैं जब कहीं पे भी वाटर बॉडी आती है, ठीक है। अगर दो कंट्रीज के बीच में वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनको थालवेग कहा जाता है। उन थालवेग को जोड़ा जाएगा, थालवेग लाइन के थ्रू इसको जोड़ा जाएगा, दिस विल बिकम द बाउंड्री, ठीक है। तो इंडिया ने इस थालवेग लाइन को बाउंड्री माना है, लेकिन पाकिस्तानी जो क्या बोलते हैं लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मानती है कि नहीं भाई ये थालवेग वालवेग कुछ नहीं, हम लोग को इतनी डीप की बातें समझ में नहीं आती है, हम लोग वैसे भी इतने कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस साइड का पता है कि वो जो सामने वाला जो लैंड है वो हम लोग को दिख रहा है, उस तक की पूरी ये जो सर्किट का एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा है, ठीक है। दिस इज व्हाट द मतलब पाकिस्तान समझता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, बट इट इज ऑल्सो बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी एक इशू है, ओके। चलिए नेक्स्ट, सियाचिन डिस्प्यूट, ठीक है। सियाचिन डिस्प्यूट की बात करते हैं, ठीक है। सियाचिन डिस्प्यूट की बात करें तो दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। रफली ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, रफली ट्रायंगुलर शेप का है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, NJ9842, ठीक है। दिस इज अ मैप कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है जो इसके हम लोग ने दो एग्रीमेंट्स किए हैं सियाचिन डिस्प्यूट से रिलेटेड, अदर डिस्प्यूट्स से भी रिलेटेड, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए हम लोग ने दो प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं एग्रीमेंट्स किए, ट्रीटी किए, जिसमें से एक है कराची और एक है शिमला, ठीक है। कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दो हम लोग ने किए हुए। कराची एग्रीमेंट में हम लोग ने मेंशन किया कि जो ये जो आपका NJ9842 पॉइंट है वहां से जस्ट नॉर्थ में सीधा जो लाइन जा रही है, समझ में आ रहा है, जो जस्ट नॉर्थ में सीधी जो लाइन जा रही है, मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से जस्ट नॉर्थ में सीधी जो लाइन जा रही है, दैट विल बिकम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, ओके। ये ग्लेशियर पे मतलब जहाँ पे ग्लेशियर्स को जाकर टच कर देगी दैट विल बी द पॉइंट जहाँ पे मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करेगा, ओके। बट पाकिस्तान ने उस मतलब पढ़ने लिखने में समझ में आता होगा ना, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमजोर है बेचारा, तो उसने ये सोचा कि भाई नहीं 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 नहीं, ये नॉर्थ जो है ना वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये सियाचिन का जो रीजन है
वो आएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ऐसा उसने सोचा। बट एक्चुअली में जो क्या बोलते हैं कराची एग्रीमेंट में था, उसमें हम लोगों ने नॉर्थ यहाँ पे किया था, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर इंडियन पार्ट में आता है, एक्चुअली में यही पार्ट होता है। मैं ट्रीटी के हिसाब से बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं भारतीय हूँ इसकी वजह से ऐसा बोल रहा हूँ। इट इज़ एक्चुअली द ट्रीटी के अंदर मेंशन किया गया रीजन है, दैट इज़ वाई ऐसा है, ओके। बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ से ऐसे ऐसे चला आ रहा है, तो ये सीधा ऐसे करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। तो इसके हिसाब से ये सियाचिन ग्लेशियर उसका है। बट वही है कि क्या बोलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पे क्या बोलते हैं, उन लोग ने मतलब उन लोग वहाँ पे काफ़ी समय तक एक कब्जा मार के बैठे हुए थे। जब उन लोग ठंडी में वहाँ से बाहर निकले, तो हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए, उसके बाद से ये हमारी ही टेरिटरी बनी हुई है, ठीक है। तो सियाचिन का डिस्प्यूट यही है कि जिस दिन वहां से इंडियन सेना निकलेगी, उस दिन क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी कुछ ना कुछ तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश करेगी, ओके। दिस इज द डिस्प्यूटेड पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, इस रीजन को हथियाने के लिए और अदर जो आपके डिस्प्यूट्स वगैरह के रीजन है, उन सबको हथियाने के लिए आपका जो थर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आपका कश्मीर प्रॉब्लम एक हो गया, सेकंड आपका क्रिक वाला प्रॉब्लम, अगर उसको प्रॉब्लम मान रहे हैं तो, एंड थर्ड वाला आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला, ठीक है। ये तीन डिस्प्यूट्स होने के बाद ये आपका फोर्थ डिस्प्यूट जो है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1965 के बाद 1965 के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हम लोग जीत नहीं सकते। फिर भी उसने 1971 का जो लड़ाई वगैरह किया, तो उसके बाद इसकी ये पता हो गया कि भाई अब तो पक्का है कि हम लोग इससे लड़ नहीं सकते, इंडिया से डायरेक्टली लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसने नॉन स्टेट एक्टर, जिनको एनएसए कहा जाता है, इनको प्रमोट करना स्टार्ट किया। जैसे लश्कर ए तैयबा, अंसारुत तौहीद, ये सब जो है, इन सबको प्रमोट करना स्टार्ट किया कि भाई इंडिया के खिलाफ हम लोग को लड़ने में ये मदद करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। आईएसआई जो इनका क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी है, साथ ही साथ जो वहाँ की आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, ये सब इनको फंडिंग आर्म्स वगैरह सप्लाई करते हैं, सो दैट ये आके इस रीजन में, मतलब इंडिया में आके यहाँ की शांति को भंग करे, यहाँ के जो मतलब लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश करे, उन लोग को किलिंग करे, उन लोग को डराने की कोशिश करे, टेररिज्म फैलाए, सो दैट यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा दहशत में रहें, इन लोग से डर के रहें, इस तरीके से, ओके। तो ये पाकिस्तान का एक तरीका है, दैट इज वाई ये इतना फंडिंग इन लोग को दे दे के अपना कंगाल होता चला जाता है कि इसके पास आज इतना कम फॉरेक्स रिजर्व वगैरह बचा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान इन सब के लिए ब्लाइंड आई की तरह, मतलब इन लोग के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। जैसे आप लोगों को करना है वैसे करिए, बस किसी भी तरीके से उसको क्या चाहिए, तो इंडिया में दहशत होनी चाहिए, इंडिया में टेररिज्म होना चाहिए, इंडिया में किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं अनस्टेबिलिटी पैदा होनी चाहिए। तो इसके लिए जितने भी आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर आपका गुजरात एंड राजस्थान, बाकी सारा का सारा, पंजाब ले लो चाहे कश्मीर ले लो, यहाँ पे हमेशा ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते ही रहते हैं, सो दैट यहाँ पे हमेशा हमेशा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, टेररिज्म वगैरह फैली रहे, और लोग हमेशा दहशत में रहे, डर में रहे, एक हमेशा खौफ का माहौल है कि हम लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं पाकिस्तान के, ये सब चीज़ें होती रहती है, ओके। तो दिस इज द एक आपका और इशू, चौथा इशू, ओके। फिफ्थ इशू आ गया इंडस वाटर ट्रीटी इशू, ठीक है। दिस इज द लास्ट इशू, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और बढ़ाना चाहेंगे तो आपके स्पोर्ट्स के इश्यूज वगैरह आप जोड़ सकते हैं, जो कि आपका क्रिकेट को ना खेलना, ये सब चीज़ें, हालांकि वो सब कोलैटरल डैमेज जैसा है, इंपॉर्टेंट इश्यूज यही है, ओके। तो इंडस वाटर ट्रीटी का अगर इशू का बात करूँ, सॉरी सॉरी दिस इज द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसको सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था। इसका एक जो क्या बोलते हैं मेन क्राइटेरिया है, उसने क्या किया कि आपके छः जो आपके क्या बोलते हैं रिवर्स है, उनमें से 3 रिवर्स को इंडिया को दे दिया, और 3 रिवर्स आप दे दिया उसने पाकिस्तान को, ओके। ये आपके 3 रिवर्स जो है, रावी, बियास और सतलज, जो है वो इंडिया के हिस्से आया है। इनको ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है। और वेस्टर्न रिवर्स जो है आपके इंडस, झेलम और चिनाब। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर थोड़ा आप लोग को इंसाइट दूं, तो इंडस, झेलम और चिनाब जो वेस्टर्न रिवर्स है, दे आर एक्चुअल द मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर, इनके पास ही एक्चुअली में सबसे ज़्यादा वाटर रहता है। जो रावी, बियास और सतलज है, इनके पास वाटर की थोड़ी कमी होती है एज कम्पेयर टू इंडस एंड झेलम एंड चिनाब की बात कर रहा हूँ, ओके। तो दैट इज वाई ये जो मतलब एक तरीके से बायस्ड है, इट वाज आल्सो ब्रोकर्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक वगैरह ने इसको ब्रोकर किया था, एंड वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा
पार्टिसिपेशन किसका, तो अमेरिकन का पार्टिसिपेशन है, दैट इज वाई इट इज़ हैविली बायस्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान। बट जो भी है, इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को 20% ऑफ द टोटल वाटर जो है वो इंडस सिस्टम का, इंडस ड्रेनेज बेसिन का जो आपको 20% वाटर होता है वो इंडिया के हिस्से आता है, और 80% ऑफ द वाटर जो है वो पाकिस्तान को जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से 80/20 का रेशियो बन रहा है, विच इज हैविली बायस्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान ना, ये तो देखने से समझ में आ रहा है। अगर 50-50 ना भी करिए तो भी आप लोग 60-40 कर सकते थे, विच इज़ वेरी ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है। 60-40 आखिरकार पाकिस्तान में भी तो ये जो वाटर है इसका कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन वगैरह ढंग से हो भी नहीं पाता वैसे भी, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बोला, पंजाब का रीजन और आपका कश्मीर का रीजन है और जम्मू का रीजन है, यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत रहती है, फिर भी ये पानी पूरा का पूरा हम लोग को वहाँ पे डिस्चार्ज करना पड़ता है, सो दैट क्योंकि हम लोग ने इंडस वाटर ट्रीटी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हैविली बायस्ड टुवर्ड पाकिस्तान है, बट व्हाट कैन वी डू, हम लोग ने इसके ऊपर साइन तो कर ही दिया, ठीक है। 1960s में इसको साइन किया गया था। खैर, आते हैं, ये क्या फेवर करता है पाकिस्तान को, यस। ये तो सीधी सी बात है भाई, 80% कहाँ जा रहा है आपके, सीधा सीधा पाकिस्तान की बात जाए। अगर यूएस का एक पैक्ट है, यूएस का एक पैक्ट 1944 में यूएस ने मैक्सिको के साथ रियो ग्रांडे रिवर के लिए एक पैक्ट किया था, जिसमें से यूएस ने जबकि वो अपर रिपेरियन स्टेट है, लोअर रिपेरियन स्टेट्स को ज़्यादा वाटर देना चाहिए, अपर रिपेरियन स्टेट्स होने के बावजूद भी यूएस ने सबसे ज़्यादा अपने पास पानी रखा, मतलब 80% का पानी उसने अपने पास रखा, बाकी जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पानी है वो उसने दे दिया मैक्सिको की, ले भाई तू रख ले, ठीक है। दिस इज द उल्टा क्राइटेरिया, दुनिया में कुछ और होता है लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया ने ज़्यादा दरिया दिखाई, जबकि यूएस ने क्या बताए अपने दम पे पाकिस्तान को एक मतलब क्या कह सकते हैं ज़्यादा दिलवा दिया, ओके। डिस्प्यूट्स हुए हैं क्या इन इस ट्रीटी के ऊपर, तो यस हमेशा होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके ऊपर भारत ने अब मतलब पानी का उपयोग करने के लिए यहाँ पे किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, नीलम प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट जिसको कहा था नीलम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था, ठीक है। एक्चुअली द रिवर इज किशन गंगा रिवर है वो जाके नीलम रिवर में थे, नीलम रिवर इंटर्न में जाके मिलती है झेलम में, ठीक है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इंडिया ने बांध बनाने की सोची, सो दैट जो आपका कश्मीर का जो रीजन है, आपका श्रीनगर वगैरह का जो वैली है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थ्रू आउट द ईयर 24/7 दे सके। लेकिन वही प्रॉब्लम यही है कि इसने ये चूंकि उस रिवर्स के ऊपर है जो कि वेस्टर्न रिवर्स जिसको कहा जाता है आपका झेलम रिवर के ऊपर है, तो दैट इज वाई पाकिस्तान ने तुरंत केस कर दिया आपके वर्ल्ड बैंक को कि देखो वर्ल्ड बैंक आपने ऐसा ऐसा करवाया था, आप देखो इंडिया ऐसा कर रहा है। इसके ऊपर तुरंत स्टे लगा दिया गया, फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद इसको स्टे को हटाना पड़ गया, क्योंकि इंडिया ने जो अपने प्रूफ वगैरह दिखाया उससे पता चला कि हाँ भाई इंडिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है, पाकिस्तान जो केस लेके आया इट इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। तो इसके लिए उस फिर इंडिया को गो अवे मिला। अभी भी मतलब ये है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट बनता है, फिर कुछ इशू आते हैं, फिर इशू आता है, फिर इस तरीके से चलता आता है। अब तो ये कम्प्लीटली एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा बगलिया डैम प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब रिवर पे था, उसको भी बनाने के लिए इतना सारा इसने इशू पैदा किया, सेम वही केस था, ले जाके यूएन में वर्ल्ड बैंक में ले जाके इशू रेज किया, फिर बाद में वहाँ से प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए लोग आए, उन्होंने चेक किया, देखा कि हाँ भाई डैम प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये सही है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फिर उन लोग वहाँ से चले गए, पाकिस्तानी लोग चिल्लाते ही रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो दिस ऑल द थिंग्स, हमेशा ये सब, इससे क्या होता है हमारा डेवलपमेंट वगैरह रुकता है। तो डिस्प्यूट्स वगैरह तो है, ये ट्रीटी भले करवा दिया लेकिन डिस्प्यूट्स वगैरह वैसे कैसे बने हुए, ठीक है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को इम्पैक्ट होता है क्या, यस वेरी वेरी हैविली इम्पैक्ट होता है। 2011 की अगर बात बताओ, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट्स को, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया, सो दैट उन लोग देख सके कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है IWT है वो क्या अगेंस्ट जम्मू कश्मीर है या जम्मू कश्मीर को हर्ट करता है। तो यस उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर हर साल हमारे उन मतलब जम्मू कश्मीर की इकॉनमी से सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के इकॉनमी से साइफन ऑफ हो जाते हैं। गलत मतलब अगर ये हमारे लिए बायसनेस ना करते इस तरीके से, मतलब पाकिस्तान के लिए बायसनेस ना करते, तो जम्मू कश्मीर का एक्चुअल डेवलपमेंट आता, वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल को रीच कर लेता थ्रू दिस वाटर, ठीक है। बट वही है कि भाई उस समय के जो भी लीडरशिप थे, जिन्होंने मतलब दानवीर लोग थे हम लोग, ठीक है, हमेशा से दानवीर रहे, ठीक है।
तो इसका क्या बोलते हैं, अगर हम लोग, अब ये है कि भाई अगर इंडिया इस ट्रीटी को रीथिंक करे, जो कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ में आता रहता है कि भाई हम लोग को पाकिस्तान का पानी बंद कर देना, पानी बंद कर देना चाहिए, तो उसका क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कंडेम्पशन होता है कि भाई इंटरनेशनल कंडेम होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई पानी किसी का बंद कर देगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में मुरब्बा चटाने से क्या फ़ायदा, वही वाला हिसाब हो जाएगा। भाई उन लोगों को पानी चाहिए तो तुम लोग पानी बंद करके रख दे रहे हो, तो ये तो हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है। हम लोग मतलब पीस, अमन, इस सब की बातें करते हैं, और लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? शांति की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? पानी बंद कर दे रहे हैं सामने वाले का। ठीक है, अगर हम लोग इसको बंद कर दे, पूरी तरीके से ब्लॉकआउट कर देते हैं, तो पानी वहाँ पे नहीं नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ के सिटीज़ वगैरह जो इन रिवर्स के बैंक्स पे बैठी हुई है, वो सारे के सारे फ्लडिंग हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इसका एक फॉल आउट होगा कि हमारे जो अदर नेबरिंग कंट्रीज है, जहाँ से पानी का हमारे यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, या फिर जहाँ पे पानी का सप्लाई हमारे थ्रू हो रहा है, उन सब के अंदर एक नेगेटिव रोल चला जाएगा कि भाई इंडिया जब चाहे तो वो अपना मूडी किस्म का चाइना की तरह हरकतें कर रहा है, कि जैसा मन का आता है वैसा करता है, किसी से कुछ पूछता नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी, तो हमारे ऊपर एक शक की निगाह जो रहेगी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन द इंडो पाकिस्तान रिलेशन। एंड जैसा कि मैंने कहा, अगर कुछ भी गलत सलत निकल गया होगा तो हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ी दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, मैं चलिए।